थोड़ा थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं इनके अलग अलग पॉइंट्स। हमारा देश दुनिया के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी एरियाज में से एक है, ठीक है। तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, यानी ऐसे देश जहां पे बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के जानवर जहां पाए जाते हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड जो इलाके हैं, तो उन बायोडाइवर्सिटी एरियाज में से है एक इंडिया। और क्यों? क्योंकि यहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, बारिश इतनी होती है, जंगल इतने हैं, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में 50,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की स्पीशीज मौजूद है। प्लांट डाइवर्सिटी के सेंस में इंडिया ऑक्यूपाई करता है 10वां प्लेस पूरी दुनिया में एंड 4th इन एशिया। सोचिए, एशिया में 4थे नंबर पे और दुनिया में 10वें नंबर पे प्लांट डाइवर्सिटी के सेंस में। तो इसी वजह से शामिल है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी एरियाज में। हिंदुस्तान में करीब करीब 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो कि 6% है पूरे दुनिया के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। हिंदुस्तान में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, फर्न्स, एल्गी, फंजाई, इनके जैसे, और करीब करीब 90,000 स्पीशीज हैं जानवरों की और चिड़िया और अलग अलग तरह के सब जीव। तो बहुत ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे फिश की भी, और क्योंकि यहाँ समंदर का इलाका भी हिंदुस्तान में आ जाता है, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। और नेचुरल वेजिटेशन जब बात करी जाती है, तो नेचुरल वेजिटेशन से जिक्र या इशारा होता है एक्चुअली प्लांट कम्युनिटी की तरफ, जो कि बिना इंसानों के इंटरवेंशन के उग जाते हैं खुद से, अगर किसी जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कुछ टाइम के लिए। और नेचुरल वेजिटेशन में जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं, जो हम अनाज उगाते हैं या जो खेतों में फल फूल उगाते हैं, ऑर्किड्स, ये उन जगहों को कहते हैं जहां फूल वगैरह उगाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो ये सब नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता है। जंगल सिर्फ उन जगहों को कहते हैं जहां इंसानों ने खुद कुछ नहीं किया है, जो नेचुरली हुआ है। और यहां पे दो टर्म्स आते हैं, फ्लोरा कहा जाता है पेड़ पौधों को, और फौना कहा जाता है जानवरों की अलग अलग स्पीशीज को। तो फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन जैसे कहा जाता है, इंडिया हैज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा फ्लावर्स से आप ध्यान रख सकते हैं, फ्लोरा फ्लावर्स, और फ्लावर्स यानी कि प्लांट्स, एंड जब फ्लोरा आपको याद है तो फौना तो फिर याद हो ही जाएगा। इसके बाद अब यहां आता है, ये जो इतनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में हो पाई, इतने तमाम तरह के पेड़ पौधे और इतने तमाम तरह के जीव जंतु, तो इसके फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले रिलीफ फीचर्स। तो हिंदुस्तान में इतने अलग अलग तरह के, जैसा हमने दिखाया, दुनिया में जितने भी टाइप ऑफ जंगल हैं, वो ऑलमोस्ट सब टाइप ऑफ जंगल हिंदुस्तान में मौजूद है। तो हमारे पास, और उसका सबसे बड़ा रीजन, जैसे पहला रीजन ये है लैंड रिलीफ फीचर। रिलीफ का मतलब है जमीन से जुड़ा हुआ जो फीचर, और जमीन कहीं पे निचली भी होगी, कहीं पे और ऊंची होगी, कहीं और ऊंची होगी, कहीं पे वो जमीन में पहाड़ भी है। तो यहां हिंदुस्तान में हर तरह का आपको इलाका मिलेगा। आपको ये समंदर का इलाका भी मिलेगा, तो समंदर के इलाकों के पास जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भी आपको मिलेगा। आपको हर तरह का जो प्लेन्स में जो पौधे उगेंगे वो भी मिलेंगे, और पहाड़ी इलाके के जो पौधे हैं, हर तरह के पेड़ भी पौधे भी आपको मिलेंगे। तो रिलीफ फीचर में सबसे बड़ा है लैंड। तो जमीन ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और फर्टाइल लैंड जो आमतौर पे यूज करा जाता है एग्रीकल्चर के लिए, और जो अंड्यूलेटिंग यानी कि थोड़ा सा उबड़ खाबड़, रफ, ये जो ऐसा टेरेन्स है, ये ग्रासलैंड बन जाता है या फिर ये वुडलैंड्स बना रहता है। जो उबड़ खाबड़ इलाका है यही जंगल बना रहता है। तो हमारे हिंदुस्तान में सीज भी हैं, प्लेन्स भी हैं। ये प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये ऊपर उठा हुआ इलाका थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा कंपैरेटिवली, प्लेन्स के मुकाबले थोड़ा सा उबड़ खाबड़, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली फ्लैट है। और फिर ये माउंटेन, स्मॉल माउंटेन्स एंड बिग माउंटेन्स, तो हर तरह का इलाका हिंदुस्तान में पाया जाता है। यहाँ पे रेगिस्तान भी है, तो यहाँ डेजर्ट वेजिटेशन भी मिल जाता है।
और मॉनसून्स आते हैं, तो मॉनसून्स जब आते हैं तो यहाँ के इलाके में बहुत ज्यादा बारिश कर देते हैं। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और अच्छा, जब देश के सेंस में बात करते हैं कि हिंदुस्तान इस नंबर पे है, तो एक्चुअली बहुत बड़ा इलाका जहां समंदर भी है, पहाड़ भी है, ऐसा बहुत बड़ा इलाका एक देश बन गया तो पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि इतना बड़ा इलाका, और थैंक्स टू पहले तो हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनकी वजह से इतना पूरा इलाका एक यूनिट बन गया कि अंग्रेज गए तो ये पूरा वन यूनिट है कि हम एक देश हैं। तो खैर हर तरह का यहाँ पे रिलीफ है, हर तरह का लैंड है, और जहां पे जैसी अलग अलग टाइप के पत्थर हैं, और जहां पे जिस टाइप का पत्थर होगा वो पत्थर टूट टूट के मिट्टी बनेगा, और हर जगह पे अलग अलग टाइप की जमीन है, अलग अलग बारिश होती है, हवाएं भी अपने अपने हिसाब से चलती हैं, तो अलग अलग बहुत कितना डाइवर्सिटी आप सोच सकते हैं इस पूरे बड़े इलाके में। तो हर तरह की चीज आपको मिलेगी, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज, और फिर यहीं से ये एक दूसरी चीज भी आती है, सॉइल। अब जो मैंने कहा कि हर तरह का इलाका आपको मिलेगा, आपको पहाड़ भी मिलेगा, प्लेन्स भी है, प्लेट्यू भी है, समंदर भी है, और इतना बड़ा इलाका है तो डाइवर्सिटी तो नेचर में होता ही है। तो हर तरह की मिट्टी भी पाई जाती है यहाँ पे। तो सॉइल सॉरो ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस, और ये पूरी दुनिया में आप जैसा जैसा आगे चेंज मतलब बढ़ते जाओ जमीन में, कहीं ना कहीं मिट्टी में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, डिफरेंसेस, और वहीं से ये बात आई डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। तो जितने अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है अलग अलग टाइप के वेजिटेशन को। जैसे कि एग्जांपल, जो सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट है, ये कैक्टस को सपोर्ट करती है, कैक्टस को एंड थॉर्नी बुशेस को। ये इन पेड़ों का मैकेनिज्म जैसा होता है, इनको जिन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ये मिट्टी इनको वैसे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ये मिट्टी रिच है। और जबकि जो वेट, मार्शी और डेल्टा की जो सॉइल होती है, यानी कि बहुत पानी वाले इलाके, दलदली इलाके, मार्शी एरियाज जो डेल्टा के होते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं मैंग्रोव्स को, उनका बॉडी मैकेनिज्म जैसा होता है मैंग्रोव्स एंड ये डेल्टिक वेजिटेशन को। अच्छा, इस चीज को हम रिवर्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दुनिया में पहले तो लैंड आया, लैंड फिर पत्थर टूट टूट के मिट्टी बनी। अब ये दुनिया करोड़ों साल बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। हम खुद करोड़ों साल बाद पैदा हुए उस दुनिया में। तो जिस जमीन या फिर जिस जगह पे जो हाल है, उसी टाइप का यूज करते हुए वहां के पेड़ भी होंगे, और उसी टाइप की जगहों का यूज करते हुए, उन्हीं हालात का यूज करते हुए वहां के जानवर भी होंगे, क्योंकि ये पेड़ और जानवर तो बाद में आए और ये इवॉल्व हुए हैं उसी जमीन के अंदर। तो पेड़ और जानवर एक्चुअली जो ये हम कह रहे हैं कि सॉइल मतलब ये काफी हद तक इफेक्ट करती है। तो आप इस तरीके से समझिएगा, जहां पे जैसे हालात होंगे वहां वैसे ही टाइप के पेड़ उगेंगे, कि उनका मैकेनिज्म ही ऐसा होगा। किसी जगह की जमीन में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो वहां बाय डिफॉल्ट ऐसे पेड़ ज्यादा होंगे जिन्हें कैल्शियम का कैसे ना कैसे करके वो यूज कर रहे हैं कुछ और करने के लिए, ठीक है। और जानवर भी वहां कैसे ना कैसे करके वैसे ही होंगे कि वो उस जगह पे सूटेबल रहे। और एक और चीज, जो दूसरे तरह के पेड़ थे जो थोड़ा अलग तरीके से चल रहे थे, वो शायद करोड़ों सालों में बचे ही ना हो। यही पेड़ हैं जो शायद बच पाए। समझे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जैसे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पूरा दूर तक सफेद बर्फ है, बिल्कुल सफेद इलाका है। वहां पे अगर कोई जीव है जिसे शिकार करना है, तो बाय डिफॉल्ट ये लॉजिक है कि नहीं कि वो जीव अगर सफेद रंग का हुआ तो उसे छुपने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि पूरा इलाका सफेद है, दूर तक बर्फ, कोई पेड़ नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मान लीजिए वहां 3 तरह के भालू हैं भी, एक काला भालू है, एक ब्राउन भालू है और एक सफेद भालू है, 3 कलर के भालू हैं, तो करोड़ों साल के दौरान ये बात सच है, सिर्फ सफेद ही जिंदा रह पाएगा, बाकी खत्म हो जाएंगे और खत्म हो चुके हैं। दुनिया में जितने भी जानवर आज तक बने, 99% ऑफ देम खत्म हो चुके हैं।
तो जो बिलोंग नहीं कर पाया वो दैट्स गॉन। तो अगर काले भालू हैं और सफेद भालू हैं अंटार्कटिका में, तो बाय डिफॉल्ट काले भालू को दूर से वो शिकार देख लेगा कि वो भालू आ रहा है और छिप जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा कि सफेद भालू को ज्यादा खाना खा पाएगा और काला भालू बहुत कम खाना खा पाएगा। और जब सफेद भालू के बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को पाल लेगा, उसके बच्चे जी भी लेंगे। और काले भालू के जब बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को, क्योंकि खुद उसको खाने इतना नहीं मिल रहा है, उसके बच्चे भी ज्यादा नहीं खा पाएंगे, उसके बच्चे ज्यादा जी नहीं पाएंगे। उसके जो बच्चे जिंदा रह गए, उसके जो बच्चे होंगे वो तो पक्का नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो और ये दुनिया करोड़ों साल पुरानी है, अभी नहीं है कि जस्ट कल ही बनी है। तो जो यहां को बिलोंग नहीं करता वो बाय बाय हो चुका है। वो तो हम करोड़ों साल में जो देख रहे हैं दुनिया को, आज के टाइम में तो खास तौर पे, आज के टाइम में तो बचा ही वही है जो दैट बिलोंग्स टू द एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सब सॉइल और ये सब मैच करती है वहां पे, कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसे जानवर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद जो इसी का एक एग्जाम्पल के सेंस में, जो हिल स्लोप्स हैं, जो पहाड़ के जो ऐसे स्लोप्स हैं, तो इन स्लोप्स में बहुत कम डेप्थ है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा यहाँ पे उसका वो नहीं है कि यहाँ प्लेन एरिया में तो कितनी मिट्टी है, यहाँ पे कितना मिट्टी जमा हो पाएगी। तो यहाँ पे की जो मिट्टी है ये सपोर्ट करती है कोनिकल ट्रीज, और ये ऐसे ट्रीज हो पाएंगे कि जिनकी जड़ें बहुत फैली हो, वो भी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब जो पेड़ बहुत फैले होंगे यहाँ वही सरवाइव कर पाएंगे कि पतला पेड़ हो और बस छोटी सी जगह ली हो इसने और बस वो खड़ा है, तो कोनिकल ट्रीज ही रह पाएंगे वहां पे। आप सोचे कि बहुत चौड़े वाले पेड़ वहां पे वो पहाड़ के उसमें स्लोप में ऐसा चौड़ा सा पेड़ कोई लगा हो, तो वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा वो निकल जाएगा, गिर जाएगा। वो चौड़े पेड़ नहीं होते, वो हिल स्लोप सब में क्या बताऊं, अब आगे फोटो आएगा तब आप समझ पाओगे। तो खैर ये रहा सॉइल। इसके बाद क्लाइमेट, हिंदुस्तान का क्लाइमेट हमने देखा ही है, यहाँ हर तरह का क्लाइमेट आपको मिलेगा, और ऊंचाई जगहों पे इतनी है कि वहां पहाड़ भी बने हैं। तो द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड। अब वैसे देखा जाए पहाड़ी मतलब ये जंगलों के सेंस में, तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये दो बड़े, ये वीडियो में भी मैंने जैसे बताया था, टेम्परेचर रेनफॉल ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिनका वेरिएशन बहुत इनके लिए डिटरमाइन करता है वहां पे कैसे पेड़ होंगे। तो कैरेक्टर एंड एक्सटेंट, कैरेक्टर का मतलब कौन से टाइप ऑफ वेजिटेशन, एवरग्रीन है या डेसिडियस है ये चीज, एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब कितने इलाके में वो वाले जंगल है, कि पूरे ही इलाके में है कि बस कुछ इतने इलाके में है फिर कुछ इलाके में कम है। तो कैरेक्टर और एक्सटेंट दोनों के दोनों डिटरमाइन होते हैं, किसी जगह में टेम्परेचर कितना है और किसी जगह में ह्यूमिडिटी कितनी है। और ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड होगी कि उस जगह में पानी कितना है या पानी बरसता कितना है, एंड ऑब्वियसली उस जगह की मिट्टी कैसी है, उस जगह की मिट्टी में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं और किस टाइप का पेरेंट रॉक से वो मिट्टी बनी है। तो जैसी मिट्टी होगी वैसी टाइप का यूज, वैसी ही मिट्टी का यूज करने वाले पेड़ बनेंगे, कि वो पेड़ ऐसे इवॉल्व होंगे कि वो उस मिट्टी में जो चीज की कमी है उस चीज का यूज कम करेंगे, जो चीज मिट्टी में ज्यादा, मतलब कुछ भी उनका मैकेनिज्म जैसा कि उस मिट्टी के लिए बेस्ट सूटेबल जो होंगे वही हो पाएगा। बारिश, प्रेसिपिटेट करने का मतलब कोई चीज नीचे की तरफ आके बैठ जाए, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, या ये रिएक्शन हुआ प्रेसिपिटेट बना, तो प्रेसिपिटेट यानी कि नीचे बैठ जाना। तो प्रेसिपिटेशन उस सेंस में है कि वो छोटे ड्रॉपलेट्स मिले और वो भारी हो गए तो अब नीचे की तरफ आ गए, प्रेसिपिटेशन, बारिश। तो अब ये रिलीफ के सेंस में देखते हैं, हिमालय के स्लोप पे एंड जो हिल्स ऑफ द पेनिनसुला है, above the height of this the fall in temperature affects the type of vegetation। जहां पे टेम्परेचर कम होगा जिस तरीके से वो इफेक्ट करता है वहां टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसे है और उसकी ग्रोथ कैसे है, और चेंज होता है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन। तो जैसा कि मैंने बताई, जहां ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे ट्रॉपिकल, जो इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर ट्रॉपिकल, जो थोड़ा सा और
इधर की तरफ गए हैं, वहां पे सब ट्रॉपिकल, थोड़ा ऊंचाई में ठंडे इलाके में टेम्परेट, और ज्यादा ऊंचाई ठंडे और ठंडे इलाकों में एल्पाइन हो गया, कि जहां बर्फ पड़ती है प्रॉपर वो तो एल्पाइन। तो ये एक फैक्टर था। एक और फैक्टर है फोटो पीरियड, यानी कि कितना सनलाइट पड़ती है। अब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं धूप से ही, और धूप हर जगह पे वेरी करती है, तो हमने क्लाइमेट का बेसिक है ये। तो ये वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस, ये क्यों है? ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड। पहली बात तो लैटिट्यूड पे कि सूरज कितना पड़ रहा है, ऑल्टीट्यूड पे कि किसी लैटिट्यूड में कितनी ऊंचाई पे आप हैं, और सीजन्स वहां कैसे होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द डे कैसे होता है। और ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डेज, अब जहां पे ज्यादा धूप पड़ेगी और ज्यादा देर तक दिन रहेगा, ज्यादा धूप पड़ेगी, वहां के पेड़ सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे, सबसे फास्ट ग्रो करेंगे। और ये चीज हमने देखा भी है, जो इक्वेटर का आसपास का इलाका है, इक्वेटर के इलाके में बहुत ज्यादा धूप रहती है, तो वहां पे हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसके बाद प्रेसिपिटेशन, इसके बाद प्रेसिपिटेशन किस जगह पे कितनी रेनफॉल होगी, तो ये तो हम देख चुके हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी रेनफॉल होती है, ये ज्यादातर इसका हिस्सा होती है बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून से सितंबर तक आता है, और इधर तमिलनाडु के इलाके में थोड़ा बारिश हो जाती, रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। बाकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो है ही। और ये जो एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल है, जहां पे ज्यादा बारिश है, वहां पे ज्यादा घने पौधे हैं। सबसे ज्यादा बारिश कहां है? वेस्टर्न घाट्स के इधर विंडवर्ड साइड में, तो यहां पे हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और वो भी हाँ विंडवर्ड साइड। कोस्टल प्लेन्स नहीं, विंडवर्ड ज्यादा बेटर वर्ड। ये रहा पहाड़, हवा यहां से आ रही है, तो ये रहा विंडवर्ड साइड, और बारिश इधर होती है विंडवर्ड साइड। और इधर जो सूखा पड़ता है, इसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड, LEEWARD। मैंने वहां क्लाइमेट चैप्टर में भी इस चीज पे जोर दे के बताया था कि लीवर्ड ध्यान रखिएगा, लीवर्ड साइड एंड विंडवर्ड साइड। तो इधर वेस्टर्न घाट्स का विंडवर्ड साइड, यहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, और इधर यहाँ पे जहां पे ये हिल्स के बीच में, इधर नॉर्थ ईस्ट, तो दोनों जगह देखिए ट्रॉपिकल, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो यहीं पे दो जगह पाए जाते हैं, जो सबसे घने जंगल हैं, जहां पेड़ सबसे ज्यादा ऊंचे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इनकी बढ़त जारी रहती है, और ये कभी पत्तियां भी नहीं झाड़ते हैं। तो सोचिए वो प्रोसेस बढ़ने का चलता रहता है, तो इसी वजह से बहुत घने जंगल होते हैं। और जहां पे बारिश कम है, देखिए वहां पे एरिड जोन आ जाता है। ये है एरिया फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, और इंडिया का फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो 21% है, और इन सब अलग अलग राज्यों के एवरेज कह लीजिए। और अब अगला टॉपिक आएगा, टॉपिक्स ऑफ वेजिटेशन। इसको हम यहां से कल डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक, चलिए आज का सेशन एंड करते हैं।